हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 16 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हम लोग 16 नंबर चैप्टर का जो है एमसीक्यू देखेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो है पहला क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। कोण निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो, देखिए, निम्न चुंबकशीलता तथा ऊंचे हिस्टेरेसिस क्षति रखता हो। बी है आपका, जो है आपका बी क्या है, निम्न चुंबकशीलता एवं तथा निम्न हिस्टेरेसिस क्षति रखता हो। सी है आपका उच्च चुंबकशीलता एवं निम्न हिस्टेरेसिस क्षति रखता हो। ठीक है। डी है आपका उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टेरेसिस क्षति रखता हो। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस को कम करते हैं और चुंबकशीलता को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरेसिस क्षति रखता है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर जो है प्राथमिक वाइंडिंग की धारा आईपी कितना होती है, यानी कि जो है करंट जो है पर फेज कितनी होती है। ठीक है, वो बताना है। तो बताइए वोल्टेज ईपी, यानी कि ईपी के फेज में होती है। वोल्टेज ईपी से जो है 90 डिग्री पिछड़ जाती है। वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री आगे चलती है और वोल्टेज ईपी से 180 डिग्री पिछड़ जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। ठीक है। इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है। ट्रांसफार्मर की जो है प्राथमिक एवं सेकेंडरी वाइंडिंग्स में सदैव क्या होता है। देखिए, भिन्न संख्या में लपेटी होती है। एक ही व्यास का ताम्र तार प्रयोग किया जाता है। पृथक चुंबकीय परिपथ होता है। जो है एक अभिनिष्ट चुंबकीय परिपथ होता है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है यहाँ पे। ट्रांसफार्मर में क्या है, ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए जो है सर्वाधिक जो है उपयुक्त पदार्थ है कौन सा है। एल्युमिनियम है या सिलिकॉन इस्पात है या कास्ट आयरन है या फिर पीतल है। तो गाइस, इसके लिए जो हम लोग बहुत सर्वाधिक मात्रा में जो उपयोग करते हैं वो हम लोग करते हैं इस्पात का। ठीक है, सिलिकॉन इस्पात का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है। एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है। चुंबकीय फ्लक्स के परिमाण पर या फिर स्रोत के आवृत्ति पर, लपेट संख्या पर या फिर पावर फैक्टर पर। बताइए किस पर निर्भर करता है। तो जो उसका जो है आपका विद्युत वाहक बल जो है आपका वो निर्भर करता है लपेटी गई संख्या पर। ठीक है। जितना हम लोग कॉइल लपेटेंगे उसके संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लपेटों को दोगुना कर दिया जाए और साथ ही प्राइमरी वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा। देखिए क्या है आपका आधी रह जाएगी या फिर जो है पूर्ववत रहेगी या फिर दोगुनी हो जाएगी या फिर चौगुनी हो जाएगी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूर्ववत हो जाएगी। ठीक है, पूर्ववत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर
देखिए एम्पलीफायर के तुलना में ट्रांसफार्मर के बारे में क्या है, आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ सकता, ठीक है, आउटपुट धारा नहीं बढ़ सकता, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ सकता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ सकता, ठीक है। शक्ति तो फिक्स रहता है, वोल्टेज और करंट को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश के जो है परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसको, शक्ति को, वोल्टेज को, आवृत्ति को, या पावर फैक्टर को। बताइए ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ को मतलब जो है परिवर्तित करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज को ही स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राइमरी वोल्टता डैश के जो है डैश के द्वारा संतुलित होती है। सेकेंडरी वोल्ट जो है वोल्टता, या फिर प्राइमरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, या फिर सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, या फिर प्राइमरी कॉइल में उत्पन्न हुए वोल्टेज। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर का अतितापन के लिए क्या कारण हो सकता है। ट्रांसफार्मर के अतितापन के लिए क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका उच्च परिवेशी तापमान, निवेश वोल्टता, अति नमन निम्न, और फिर उसके बाद है आपका जो है अत्यधिक भार, और आपका डी है प्राइमरी से सेकेंडरी को ट्रांसफार्मर आर्क। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अति भार हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो है ओमिक प्रतिरोध, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है। बताइए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस आदर्श ट्रांसफार्मर में जो होता है इसमें जो है कोई जो है लीकेज नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड यानी कि उपभोग साइड के रूप में जाना जाता है, ठीक है, क्या जाना जाता है बताइए, प्राइमरी वाइंडिंग से, सेकेंडरी वाइंडिंग से, कम वोल्टेज का कोर, या उच्च वोल्टेज का कोर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग लोड को हमेशा देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, परिभाषा के अनुसार अपचयक ट्रांसफार्मर वह है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम शक्ति होती है, प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा पतले तार से लपेटी गई होती है, या फिर प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम धारा होती है, या फिर वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम लपेट होती है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, जो है वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम लपेटी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखिए सेल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर प्रायः इसमें प्रयोग होता है। बताइए ई और आई प्रकार के कोर, या फिर ई और एफ प्रकार के कोर, या फिर ई प्रकार के कोर, या फिर आपका टी और यू प्रकार के कोर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ई और आई प्रकार का कोर हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है 15 नंबर में, उच्च आवृत्तियों पर यानी कि मेगा हर्ट्ज के रेंज में कार्य करने हेतु जो है अभिकल्पित यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर में जो है किस प्रकार का कोर प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम कोर, लोह कोर, वायु कोर, या फिर जो है खुली लोह कोर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायु कोर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं जो है प्रेरित
सेकेंडरी वोल्टेज होती है। कौन सी होती है? पहला आपका एक दूसरे से 180 डिग्री, एक दूसरे से 90 डिग्री पे, या फिर एक दूसरे से 0 डिग्री अर्थात फेज में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री पे होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1 kVA 240 वोल्ट 120 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में करंट की गणना कीजिए। बताइए कितना करंट होगा आपका? 4.1416 होगा, या फिर 6.72 होगा, या फिर 8.33 होगा, या फिर 9.12 एम्पियर होगा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। ठीक है, 8.33 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए, ओपन सर्किट हो जाए, तो वह जो है प्रदान करेगा क्या? पूर्ण शक्ति, शून्य, या फिर 86.6 शक्ति, या फिर आपका है 5 या फिर 85% शक्ति। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 58% शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या 3 फेज ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग 2 प्राइमरी वाइंडिंग होती है? बताइए 2, 3, 4 या 7। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 3 होती है। ठीक है, ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या ऑटो ट्रांसफार्मर डैश प्रयोग किए जाते हैं? ठीक है, किस में प्रयोग किए जाते हैं? ऑटोमोबाइल्स में, या फिर वोल्टता में लघु परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए, या फिर वोल्टता में स्वचालित होने वाले परिवर्तन हेतु, या फिर नियत आउटपुट वोल्टता हेतु। बताइए किसके लिए उपयोग करते हैं? तो गाइस इसका ऑप्शन हो जाए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग कल से जो है कल इसके आगे देखेंगे। तो बताइए वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, टाइम टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, वीडियो को पोस्ट कर करके आप हमें कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे तो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको इस वीडियो का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।